हेलो, वेलकम टू द खान लाइफ स्टडीज़। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट के एप्लीकेशंस, उसकी डेफिनेशंस और द डेफिनेशन ऑफ हिंदू, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल उसका मिल जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस द मैरिज among Hindus। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है व्हाट इज द नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज की प्रकृति क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पारित होने के पहले नेचर ऑफ हिंदू मैरिज इट वॉज प्योरली ए सैक्रामेंट। नाउ इट इज पॉइंट ऑफ डिबेट whether it has become a contract or it is still a sacrament or not। Although Hindus have always considered the marriage as a sacrament, संस्कार है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों पार्ट्स को हमें देखना होगा कि यदि हम इसे संस्कार कहते हैं तो किस हद तक ये संस्कार है, संस्कार के कौन से ऐसे तत्व हैं जिसे पाए जाते हैं, जैसे इनडिसॉल्वेबल मैरिज, इटर्नल लाइफ, होली यूनियन। यानी हिंदुओं में विवाह होने के पश्चात माना जाता था कि ये विवाह कभी टूटेगा नहीं, इसका विघटन नहीं हो सकता है, एक होली यूनियन है। इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक केस में कहा था कि हिंदू मैरिज इज मोर रिलीजियस देन ए सेकुलर इन हिज कैरेक्टर। बट आफ्टर द passing of Hindu Marriage Act 1955, the situation has now changed। अब हिंदू मैरिज के प्रकृति में एक चेंज आया है। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ, मैरिज हैज़ बिकम नॉट ओनली ए मोनोगेमस बट आल्सो ए डिसॉल्वेबल यूनियन। मॉडर्न हिंदू लॉ में अब ये विवाह का विघटन हो सकता है, क्योंकि जैसा मालूम आपको है विवाह विघटन कराने के लिए धारा 13 में डाइवोर्स है, धारा 10 में जुडिशल सेपरेशन है, विवाह को शून्य करने घोषित कराने के लिए सेक्शन 11 है, सेक्शन 12 है, यानी ऑल द प्रोविजंस आर देयर। ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अब ये विवाह इनडिसॉल्वेबल नहीं रह गया है, बल्कि इट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो नाउ टू द ग्रेट एक्सटेंट इट हैज बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। सैक्रामेंटल के साथ साथ इसमें काफ़ी तत्व उस संविदा के आ जाते हैं, जैसे संविदा में कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की अहमियत है, उसी तरह वैलिड मैरिज के लिए, हिंदू वैलिड मैरिज के लिए वैलिड कंसेंट का भी होना ज़रूरी है। और यदि कंसेंट फोर्स और फ्रॉड से प्राप्त की गई है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोर्स एंड फ्रॉड, देन मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो इट हैज़ नॉट ए सम रिजेम्बलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सम रिजेम्बलेंस ऑफ सैक्रामेंट। सैक्रामेंट क्यों है? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो धारा 7 ये कहती है कि हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कुछ सेरेमनीज़ होती हैं, उन सेरेमनीज़ का पालन करके, उन कस्टम के अनुसार, जो रीति रिवाज के अनुसार सेरेमनीज़ को पूरा करके विवाह पूर्ण होता है धारा 7 के अनुसार, जिसके अंदर सप्तपदी भी शामिल है। तो अब हम देखते हैं कि मॉडर्न हिंदू लॉ में कि जो सैक्रामेंटल पार्ट था उसके साथ साथ जो है अब कॉन्ट्रैक्चुअल पार्ट भी इसमें आ चुका है। हिंदू मैरिज हैज़ नाउ बिकम सैक्रामेंटल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअल। This is all about the nature of the Hindu marriage। अब इसके बाद हम देखेंगे द कंडीशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट फॉर ए वैलिड मैरिज। एक वैलिड वैध विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक है? वैध विवाह के लिए सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है वो है नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित न हो।
एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय विवाह के पक्षकारों का में से किसी का भी पति या पत्नी, तो वैलिड कंडीशन में सबसे पहले जो हम देखें कि नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। जैसे हिंदी में कहते हैं कि विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित ना हो। यदि विवाह के समय किसी पक्ष का पति या पत्नी जीवित है तो ऐसा विवाह इट इज़ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। फिर सेक्शन 5 सब क्लास 2 में ABC 3 पार्ट हैं, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1 द पॉइंट है कंसेंट का। कंसेंट क्या है? विवाह के समय वर वधू दोनों में से कोई भी विकृत चित्तता के कारण विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। यानी वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। दे मस्ट बी बोथ द पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। If they are incapable in giving a valid marriage, then the marriage is not valid. तो सेक्शन 5 सब क्लास 2A कहता है कि neither party should be incapable of giving a valid consent to it in the consequence of the unsoundness of mind. अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, विकृत चित्त के कारण किसी भी पक्षकार को विवाह के लिए सम्मत देने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए, उसमें असमर्थ। दूसरा पॉइंट है कि यदि विधिमान सम्मत देने में विधिमान्य सम्मति देने में अगर वो समर्थ है तो इस प्रकार के मानसिक विकार से पीड़ित न हो कि विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। दूसरा कह दिया सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर एज टू अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कह रहे कि सम्मति देने के लिए तो ये कैपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट, बट ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार के कारण वो विवाह के लिए अयोग्य है और संतान उत्पत्ति के लिए भी अयोग्य है, तो भी ये ऐसी व्यक्ति सम्मति नहीं दे सकता है। और थर्ड इसमें कहा गया है रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, यानी विवाह के किसी पक्षकार को उन्मत्तता के कारण का दौरा बार बार न पड़ता हो। उन्मत्तता के कारण, पागलपन का कारण बार उसका दौरा ना पड़ता हो बार बार। कंसेंट के संबंध में जान लिए कि सेक्शन 12 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विवाह के समय सम्मति देने से अयोग्य है, इन दोनों हालत में ऐसा विवाह वाइडेबल होगा। फिर थर्ड पार्ट इसमें आता है एज, वर पक्ष और वधु पक्ष। तो इसमें कहा गया है कि ब्राइड ग्रूम की एज इट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ग्रूम मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस संबंध में सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, जिसे आप नोट कर लिए। सेक्शन 18 में यह कहा गया है कि यदि इस शर्त का उल्लंघन किया गया है, सेक्शन 18 इसकी इस शर्त का उल्लंघन करके, एज के शर्त का उल्लंघन करके यदि विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह वाइडेबल नहीं है, शून्यकरणीय नहीं है, परंतु धारा 18 के अंतर्गत पनिशेबल है, इट इज पनिशेबल। ये थर्ड पॉइंट था। द फोर्थ पॉइंट इसमें है और फिफ्थ पॉइंट है, वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि इसकी पिछली वीडियो में फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की डिटेल बताया गया है। पहला क्या गया है कि विवाह के दोनों पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधों की श्रेणी में न आते हो, एक दूसरे के प्रतिसिद्ध नातेदारी उनके संबंध में न आते हों। प्रोबेबिलिटी डिग्री क्या है और सेक्शन 3G में उसकी डेफिनेशन दी गई है, जो इसकी पिछले वीडियो में दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और पांचवा पॉइंट है पार्टीज आर नॉट सपिंडाज ऑफ ईच अदर,
यानी विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं होना चाहिए। और इन दोनों धाराओं के बारे में जान लीजिए कि यदि विवाह प्रतिबंधित नातेदारी की कैटेगरी में किया गया है तो ऐसा विवाह शून्य है धारा 11 में। और यदि विवाह सपिंडा सिस्टम यानी विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हैं तो ऐसा विवाह भी शून्य होगा। लेकिन इस संबंध में एक अपवाद भी दिया गया है। ऐसे विवाह वैध कब माने जाएंगे? यदि पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ि या प्रथा इनके विवाह की अनुमति देती हो। यदि पक्षकारों को लागू होने वाली जो कस्टम है, जो भी रिचुअल्स हैं, वो परमिट करते हैं कि सपिंडाद में शादी हो सकती है, प्रतिबंधित नातेदारियों में शादी हो सकती है। इफ़ देयर इज़ एनी वैलिड कस्टम तो ऐसा विवाह शून्य नहीं होगा और वैलिड मैरिज मान लिया जाएगा। तो ये है हिंदू मैरिज एक्ट का नेचर क्या है। इसके साथ साथ सेक्शन 7 हम थोड़ा सा देखते हैं। सेक्शन में सेरेमनीज ऑफ द मैरिज के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। सेक्शन 7 ऑफ द मैरिज की सेरेमनीज के बारे में कि सेरेमनीज क्या है। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 ये कहता है, मैं आपको एक्ट पढ़ के सुनाता हूँ। ए हिंदू मैरिज में बी solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। यानी either party किसी पक्षकार के जो कस्टम हैं, जो उनकी रीति रिवाजें हैं, उनके अनुसार इनका विवाह किया जा सकता है। पक्षकारों को किसी भी पक्षकार की को लागू होने वाली जो भी रूढ़ि है या प्रथा है उसके अनुसार विवाह का संपादन किया जा सकता है। पहला पॉइंट, कस्टमरी राइट्स एंड द सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी। जो भी कस्टम है उसके अनुसार विवाह संपन्न कराया जा सकता है। और आगे कहा गया है सब क्लास 2 में, वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी। यानी वहाँ की जो कस्टम है, जो प्रथा है, उस प्रथा में यदि सप्तपदी सम्मिलित है तो द मैरिज बिकम्स कंप्लीट। विवाह उस समय पूर्ण हो जाएगा। व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। विवाह उसी समय पूर्ण हो जाएगा जब उसका 7वां कदम 7th स्टेप ले लिया जाता है वर और वधू के द्वारा। सप्तपदी क्या है? एक पवित्र आग है, सैक्रेड फायर के चारों ओर वर और वधू जो है उसका चक्कर लगाते हैं। तो जैसे 7वां कदम इनका पूरा होगा, इनका विवाह पूरा हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें जान लीजिए कि कन्यादान इट इज नॉट ए मैंडेटरी सेरेमनी फॉर ए वैलिड मैरिज। A marriage is presumed to have been duly solemnized if it is shown that performance of some of the ceremonies usually observed on the occasion of the marriage have taken place। यानी विवाह के बारे में ये कल्पना कर ली जाएगी, इट इज़ शोन दैट परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द सेरेमनीज, यानी कुछ जो रीति रिवाजें हैं, जो प्रथाएं हैं, जिसका पालन किया जाता है, यदि उन प्रथाओं का पालन कर लिया गया है तो ये कल्पना होगी, प्रिजम्पशन होगा विवाह के पक्ष में कि विवाह पूरा हो गया है। कुछ फैक्ट और जाने विवाह के बारे में। एक क्वेश्चन ये उठता है कि वेदर द ज्वाइंट लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी सेरेमनीज वुड कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मैरिज। ये सुप्रीम कोर्ट में केस उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने यही जवाब दिया है कि मियर फैक्ट ऑफ ज्वाइंट लिविंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी सेरेमनीज वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड मैरिज। मात्र बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं तो ऐसी कोई परिकल्पना नहीं होगी कि इनका विवाह हुआ था, जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि सम सेरेमनीज वेयर टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ द मैरिज। दूसरा पॉइंट आया है कि एन इंटीमेट रिलेशनशिप विदाउट एनी सेरेमनी इंटर्ड इनटू बिटवीन ए मैन एंड ए वुमन बाय ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। यानी दोनों पक्ष कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और इस एग्रीमेंट के साथ साथ रहते हैं
और ऐसा एग्रीमेंट रजिस्ट्रार के सामने पंजीकृत भी कर दिया गया हो, तो ऐसा एग्रीमेंट भी एक वैध विवाह की परिकल्पना नहीं देगा, ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट और है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज बोथ द पार्टीज मस्ट बी हिंदूज एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। तो हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट के पहले की क्या पोजीशन है, नेचर ऑफ द हिंदू मैरिज, ये संस्कार की श्रेणी में भी आता है और इसकी प्रकृति संविदात्मक भी है। कुछ पहलू इसमें संस्कार के हैं, सैक्रामेंट है। क्वेश्चन होता है वेदर हिंदू मैरिज इज सैक्रामेंट और नॉट। तो ओल्ड हिंदू लॉ में इट वॉज प्रिज्यूम्ड टू बी सैक्रामेंटल एक्ट बिकॉज द मैरिज वॉज इनडिसॉल्वेबल। विवाह का विघटन नहीं हो सकता था, पत्नी को अर्धांगिनी कहते थे और पति के साथ ही मर जाती थी। लेकिन पोस्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन द मॉडर्न हिंदू लॉ द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इन टू द फोर्स। इसमें संविदा के कुछ तत्व आ गए हैं। जैसे मैंने बताया कि आप देखेंगे क्या है, वैलिड कंसेंट, देयर मस्ट बी ए वैलिड कंसेंट एंड कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई फोर्स और फ्रॉड। फोर्स और फ्रॉड के द्वारा यदि कंसेंट प्राप्त करके विवाह कराया गया है तो ऐसा विवाह कह दिया वॉइडेबल है। एज भी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एज भी दे दी गई है कि ब्राइड ग्रूम की एज, वर की आयु 21 वर्ष, वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है कंसेंट वाला मैटर है, ये बताता है कि ये मैरिज जो है इसमें अब संविदा के तत्व आ गए हैं। तो कुछ हद तक हिंदू मैरिज अब संविदात्मक एक संविदा भी हो गई है। तो सैक्रेमेंट का भी कुछ हिस्सा है, सैक्रेमेंट का ही संस्कार भी है और साथ ही साथ संविदा के भी कुछ तत्व है, क्योंकि ये मैरिज अब डिसॉल्व हो सकती है, विवाह का विघटन हो सकता है बाय डाइवोर्स सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट और बाय डिक्लेरेशन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो संविदा की तरफ शो करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में उस विवाह को जो है शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये वो विवाह नहीं रह गया है जो हिंदू मैरिज एक्ट के पहले ओल्ड हिंदू लॉ में लागू होता था। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि हिंदू मैरिज में दोनों तत्व का समावेश है और ये इसकी शर्तें हैं। नंबर 1, विवाह के दोनों पक्षकारों के कोई पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो और अनसाउंडनेस में विकृत चित्त के कारण कोई भी पक्ष वैध सहमति देने में के अयोग्य ना हो और ऐसे किसी मेंटल डिसऑर्डर से वो पीड़ित ना हो कि विवाह के लिए अयोग्य हो और या पुत्र प्राप्ति बच्चों पैदाइश के संबंध भी वो अयोग्य हो। और तीसरा इसमें दिया गया है कि उस पर पागलपन के दौरे बार बार ना पड़ते हों। और फिर थर्ड पॉइंट आता है एज। फोर्थ पॉइंट आता है कि विवाह के पक्षकार प्रतिशोधित नातेदारी की कैटेगरी में ना आते हों। और लास्ट है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे को सपिंड ना हो। लेकिन इन दोनों के बारे में कस्टम एंड यूसेज, यानी पक्षकारों को गवर्न करने वाले जो कस्टम है, जो यूसेज है, यदि वो परमिट करती हैं कि प्रतिबद्धित नातेदारियों के बीच विवाह हो सकता है, सपिंडास के बीच विवाह हो सकता है, तो ऐसा विवाह वैध होगा। तो ये हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट का नेचर क्या है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं और सेरेमनीज़ के बारे में भी हमने जाना कि क्या सेरेमनीज इनका होना आवश्यक है। दिट इज़ ऑल अबाउट the marriage under Hindu Marriage Act 1955. Thank you very much.